नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। यह खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि ईरान गया नहीं इस्लामाबाद और ट्रंप साहब खुद ही झुक गए। कहा चलो भाई, हम हमला नहीं करेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे और वक्त ले लो और सोच लो और सारी शर्तें हम तुम्हारी मान लेंगे, लेकिन फाइनली डील कर लेते हैं। हालांकि यह बात भी आपके दिमाग में होगी और मैं भी बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ट्रंप के कहे को आखिरी मत मानिए। वो एक ऐसा इंसान है, इंसान पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। वो एक ऐसा इंसान है जो सुबह क्या कहता है, दोपहर में क्या कहता है, शाम को क्या कहता है, कई बार उसको खुद पता नहीं होता है। एक नजर बाजार पर होती है, एक नजर अपने बिजनेस पर होती है, एक नजर अपने अकाउंट पर होती है और एक नजर जंग पर होती है। उसके लिए सब कुछ बिजनेस है। लेकिन हकीकत यह है, और जिस पर इस वीडियो में मैं थोड़ी डिटेल पर बात करूंगा, कि ट्रंप का अपना मामला बहुत गड़बड़ा गया है। ट्रंप के आसपास जिस तरह के लोग हैं, उन लोगों ने ट्रंप के लिए माहौल इतना खराब कर दिया है कि टकर कार्लसन, जो काफी टाइम से अब ट्रंप की मुखालिफत कर रहा है, खुलकर कहता है, अपने भाई के साथ वो पॉडकास्ट कर रहा था। और टकर कार्लसन का नाम आप लोगों को इसलिए याद रखना चाहिए कि किसी जमाने में जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहा था, तो सबसे ज्यादा अगर ट्रंप के लिए किसी ने काम किया है तो उनमें से टकर कार्लसन भी है। उसका चैनल बहुत पॉपुलर है और वो लगातार ट्रंप के लिए काम कर रहा था, मागा टीम का बड़ा मेंबर था। लेकिन अब वो अपने भाई के साथ, उसका भाई भी मागा टीम में था, अपने भाई के साथ पॉडकास्ट करके कहता है कि ट्रंप को इलेक्ट करना, ट्रंप के लिए प्रचार करना हमारी जिंदगी की बड़ी गलती थी और अब इस आदमी को कैसे भी पावर से हटाया जाना चाहिए। ये तो बाहर से मागा के समर्थक हैं और अकेले कार्लसन नहीं है। बहुत सारे मागा के समर्थक जो ट्रंप के लिए जान दे रहे थे, वैसे ही थे जैसे अपने भारत में भक्त होते हैं, वो ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ट्रंप ने जो टीम बनाई थी, उस टीम में अब शायद ही कोई बचा है जिसके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। आसपास के सारे लोग, जैसे शुरुआत करता हूं एफबीआई के चीफ काश पटेल। काश पटेल वो हैं जो एप्स्टीन फाइल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। एफबीआई के चीफ है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ है, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट जगह उनको दी गई थी। अब काश पटेल के ऊपर एटलांटिक नाम के अखबार ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में यह आरोप लगाया कि काश पटेल जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं, शराब पीकर मीटिंग्स में नहीं आते, बहुत लेट आते हैं और उनके चलते कई बार इंपॉर्टेंट डिसीजंस टल जाते हैं। इसका मानी क्या है? इसका मानी है कि ट्रंप का बेहद करीबी काश पटेल जो है वो शराबी है और जिसके चलते एफबीआई का काम दिक्कत में आ रहा है। अब काश पटेल नाराज हुए और कहा कि लंबा चौड़ा हम मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, इज्जत हतक जिसको कहते हैं वो मुकदमा करेंगे और बड़ी लंबी चौड़ी राशि, बड़ा लंबा चौड़ा अमाउंट जो है वो उन्होंने एक केस किया है इस अखबार पर। अखबार ने कहा कि हम अपने जर्नलिस्ट के साथ खड़े हैं, हमारे पास पक्के सबूत हैं, हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। यानी अटलांटिक के पास इस बात के सबूत होंगे। तुलसी गबार्ड एक जमाने में ट्रंप की बहुत करीबी थी। अब चर्चा यह चल रही है कि तुलसी गबार्ड को कभी भी टीम से निकाला जा सकता है, वो ट्रंप से नाराज है। यहां तक कि जेडी वांस के बारे में कहा गया कि इस पूरी लड़ाई के दौरान वो ईरान के साथ जो लड़ाई छेड़ी गई है, जो जंग छेड़ी गई है, उसके खिलाफ थे और यही वजह थी कि ईरान ने कहा था कि जेडी वांस अगर आते हैं तब बातचीत हो सकती है। ऐसे ही एक नाम है एंड्रयू हक का। एंड्रयू हक जुड़े हुए हैं केमिकल न्यूक्लियर सिक्योरिटी से। कई खबरों में इनको चीफ बताया गया है, लेकिन ये चीफ नहीं है, मिड लेवल के ऑफिसर हैं। इनका वीडियो आया जिसमें एक महिला के साथ ये शराब पी रहे हैं। अब शराब पीना अमेरिका में आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शराब पीकर न्यूक्लियर जो पूरा सिस्टम है अमेरिका का, उसके भीतर की बातें पब्लिकली उसको बता रहे हैं, जिसका वीडियो बनाया जा रहा है और वो वीडियो अब अमेरिका में और दुनिया में वायरल हो रहा है। यानी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंदर का आदमी शराब पीकर खुलेआम सब कुछ बता रहा है और दुनिया उसको सुन रही है। और एक खबर आप सुनिए, अमेरिका से यह खबर आ रही है कि अमेरिका के 11 हाई लेवल के, काफी बड़े लेवल के साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स गायब हैं
उनकी आखिरी लोकेशन बताई गई है कि कहां आखिरी बार उनको देखा गया, और उसके बाद वो कहां हैं किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये 11 जो साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो जिंदा हैं कि मर गए। और इन सब के बारे में बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचकर देखिए अपने आप में ये कितनी बड़ी खबर है। 11 साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर जो टॉप लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं, जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो गायब हैं। किसी को पता नहीं है कि जिंदा हैं कि मर गए। जारेड कुशनर जो उसका अपना दामाद है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया से उसने $2 बिलियन लिए थे और उसको गजा वाले प्लान में शामिल किया गया और ईरान के साथ बातचीत के लिए भेजा गया। जाहिर है कि वो सीनेटर भी नहीं है, किसी सीनेट का मेंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेहद बदनाम है। बस उसकी खूबी इतनी है कि वो ट्रंप का दामाद है। तो कहा यह जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट से पैसे ले रहा है, सऊदी अरबिया से $2 बिलियन उसने लिए हैं और अमेरिका में इसके जांच की मांग हो रही है। वो ट्रंप का बेहद बेहद करीबी माना जाता है, दामाद तो है ही, लेकिन उसका अपना बिजनेस और अब पॉलिटिक्स भी काफी हद तक जारेड कुशनर देखता है। उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। वैसे इस आरोप में आप यह भी जोड़ लीजिए कि जारेड कुशनर और विटकॉफ जब बातचीत कर रहे थे उस समय इंग्लैंड के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर जो पावेल साहब वहां थे, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि यह बातचीत देखकर हमें ऐसा लग रहा था, जिनेवा में वो भी थे, यह बातचीत देखकर हमको ऐसा लग रहा था जैसे ये इजराइल के एसेट हों। यानी ये अमेरिका के तरफ से जरूर आए थे लेकिन काम ये इजराइल के लिए कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि जो भी बातचीत हो रही थी वो नेतन्याहू से बातचीत करने के बाद हो रही थी। यही वजह थी कि इस्लामाबाद में ईरान ने बहुत क्लियर किया था कि अगर केवल ये दोनों आएंगे तो हम इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। और दोनों ट्रंप के बेहद करीबी और ट्रंप के अपने टीम के माने जाते हैं। और सिर्फ इतने एग्जाम्पल नहीं है, ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी के बेटे के ऊपर भी आरोप लगा है इनसाइडर ट्रेडिंग का और तमाम तरह का। बीबीसी ने बाकायदा एक खबर चलाई है कि कैसे ट्रंप जो बयानात देता है उसके बाद मार्केट बदलते हैं। और यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह बात तो मैं अपने यहां भी कई बार कह चुका हूं, हालांकि मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके बयान और मार्केट के चेंज को देखकर समझ में आता है। मार्केट खुलने से पहले पॉजिटिव बयान आ जाता है और पॉजिटिव बयान आने के बाद मार्केट उठ जाता है। इस समय सारी दुनिया किस बात से परेशान है कि तेल और गैस की सप्लाई लाइन जो है वो रुकी हुई है। सीज फायर से हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि अभी तक सप्लाई लाइन ब्लॉक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। और जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा हमारे देश में ना तेल आ पाएगा ना गैस आ पाएगा और हमारे यहां परेशानी बढ़ेगी। सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप सरकार को गालियां दे लीजिए लेकिन सरकार इसमें क्या कर लेगी? जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही बंद है तो हमारे यहां कहां से तेल आएगा और गैस आएगा? और तेल और गैस तो बाहर से ही आएगा, हमारा अपना प्रोडक्शन तो होता नहीं है। तो अगर नहीं आएगा तो परेशानी होगी। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का भी मामला होगा, ये सारी दुनिया के मुल्कों का मामला होगा। रशिया से तेल खरीदने की छूट मिली है तो कुछ तेल आता रहेगा लेकिन मेजर प्रोपोर्शन तो वहीं से हमारा आता था। तो कुल मिलाजुलाकर जब ट्रंप पॉजिटिव बयान देंगे तो ऑयल मार्केट में यह लगेगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल सकता है, जंग खत्म हो सकती है, सप्लाई लाइन फिर से बन सकती है और अचानक चीजों की प्राइस, ऑयल की प्राइस, शेयर प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ये बहुत क्लियर सी बात है। निगेटिव बयान देंगे तो गिर जाएगी, ये भी बहुत क्लियर सी बात है। अब बीबीसी ने जो रिपोर्टिंग की है वो ये बता रही है कि ट्रंप के करीबी लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की। इसका इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? यानी जिस समय ट्रंप ने बयान दिया उसके पहले सस्ते रेट पर ढेर सारे शेयर खरीद लिए, मिलियंस के शेयर खरीद लिए। अब आप सोचिए कि 1 मिलियन का मान लीजिए किसी ने शेयर खरीदा ट्रंप के बयान के पहले, उस समय उस शेयर की वैल्यू मान लीजिए $1 थी और ट्रंप के बयान के बाद बढ़कर जब मार्केट खुला तो उसकी वैल्यू हो गई $10। तो 1 मिलियन का जो इन्होंने शेयर खरीदा था वो हो गया 10 मिलियन का। यानी 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर $9 मिलियन कमा लिया किसी बंदे ने इस तरह की ट्रेडिंग करके। इस तरह की ट्रेडिंग कौन कर सकता है? वही जिसको पहले से पता हो कि ट्रंप क्या बयान देने वाला है। बीबीसी यह कह रहा है कि ट्रंप के करीबी लोगों ने इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग की है और अमेरिका में अब यह डिमांड उठ रही है कि इसकी जांच की जाए कि कौन से लोग थे जो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे और करोड़ों करोड़ों कमा रहे थे, आम लोगों का नुकसान हो रहा था। तो बिजनेस,
पॉलिटिक्स और इजराइल की गुलामी, एप्स्टीन फाइल पर मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत बात हो चुकी है, आप जानते हैं वो एक बड़ा फैक्टर है ही। तो इजराइल की गुलामी, बिजनेस और अय्याशी, ये सारी चीजें मिलकर ट्रंप के लिए ऐसा माहौल बना रही हैं कि कहा यह जा रहा है कि मिड टर्म पोल में ट्रंप की हालत खराब होने वाली है। और अगर मिड टर्म पोल में डेमोक्रेट ज्यादा जीतते हैं तो ट्रंप के लिए इंपीचमेंट का खतरा बढ़ता चला जाएगा। एक और बात कहे बिना यह बात पूरी नहीं होगी। आंकड़े बता रहे हैं, जो वहीं सर्वे हो रहे हैं, मैं कोई अमेरिका जाकर सर्वे नहीं कर रहा, कि 70% से ऊपर वहां पर लोग फलस्तीन के साथ हैं, इजराइल के साथ नहीं हैं। और कम से कम डेमोक्रेट्स के बीच में इजराइल का समर्थन करने वाले अब बहुत थोड़े से रह गए हैं। कुछ दिन पहले जब सीनेट में प्रपोजल आया था कि ईरान की जंग को रोक देना चाहिए, उस समय सिर्फ एक वोट से ट्रंप बच पाए थे। एक डेमोक्रेट ने इनके फेवर में वोट दिया था, वरना सीनेट से ही यह प्रपोजल हो जाता कि ईरान के खिलाफ जंग रोक दी जाए। तो डेमोक्रेट्स के अंदर इजराइल का समर्थन करने वाले प्राइमरीज आगे नहीं जीत पाएंगे, कैंडिडेट नहीं बनेंगे, और वो अगर सीनेट में जीत कर आते हैं तो ट्रंप जब इजराइल को पैसा भेजने और हथियार भेजने के प्रपोजल लेकर आएगा तो उनका पास हो पाना बेहद मुश्किल होता चला जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि धंधा, करप्शन, अय्याशी और इन सारी चीजों में ट्रंप के आसपास के लोग इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि ईरान से जंग तो वो क्या ही करेंगे। और साथ में खबर और आपको जानना चाहिए, वाशिंगटन का अखबार है द हिल, वो बताता है कि CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की नई रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके चलते अमेरिका के पास हथियारों की जबरदस्त कमी आई है। पैट्रियट मिसाइल्स जो डिफेंड करती हैं, जो इंटरसेप्ट करती हैं, वो 50% आधी खत्म हो चुकी हैं। थर्ड इंटरसेप्टर भी आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। और जो प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल है जिसको PRSM कहते हैं, उसका भी 45% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है। इसलिए ट्रंप जो सारी दुनिया में अपनी गुंडागर्दी चला रहे थे, ट्रंप जो कहीं भी धमकी देकर कुछ भी करवा ले रहे थे, ईरान में बुरी तरह से फंस गए हैं। और अब जब बातचीत होगी तो ईरान की शर्तों पर ही होगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कम से कम ये बातचीत हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई फिर से शुरू हो। हालांकि नॉर्मल होने में अभी बरसों बरस लग जाएंगे, कम से कम 4 से 5 साल लगेगा चीज़ों को नॉर्मल होने में, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस तो शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। और शायद इस एडवेंचर के बाद कहीं और हमला करने से पहले ट्रंप 100 बार सोचे। आपको क्या लगता है बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।